शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का धार्मिक कार्ड भी नहीं चला। साथ ही सीएम ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। अगर पूरे प्रदेश के अंदर दो बातें चल रही थी कि एक तो सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे डिस्कशन के अंदर कि राजस्थान वो राज्य है, पहला देख रहे हैं हम लोग, ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव के अंदर सब लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं है। 2 पॉइंट कॉमन थे पूरे प्रदेश के अंदर और लगातार थे। तो मैं कई डिस्कशन सुनता हूँ, वो बोलते हैं अब कई राज्यों में जाते हैं, ऐसी स्थिति हमने कहीं देखी नहीं जब मुख्यमंत्री पॉपुलरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हों। और धर्म और जो सनातन जो चला इन लोगों ने, उन्होंने कैंपेन तो किया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, उनके 5-6 मुख्यमंत्रियों ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने और बाकी उनके नेताओं ने जो MP वगैरह थे, यहाँ के लोगों ने तो कैंपेन ही नहीं किया। राजस्थान के बीजेपी के जितने तथाकथित नेता हैं वो तो अपने क्षेत्र में फंसे रहे। तो आप सोच सकते हो जब वो चला नहीं, इनका जो धार्मिक कार्ड चला नहीं, जो चलाने प्रयास किया जोर शोर से, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे। और वहीं मतदान के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी बड़ा दावा किया है और कहा है कि राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं और इसलिए अभी तक का ऐतिहासिक मतदान हुआ है। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने एक बड़ा बयान दिया है कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ इस बार बीजेपी अब वापसी कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस का अब सुपड़ा साफ होने वाला है। राजस्थान की जनता हमारे साथ खड़ी रही। जब चुनाव हुए तो चुनाव के समय सब लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के टेबल पे काफी भीड़ थी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान देने के लिए उत्सुक थे और कांग्रेस के प्रति निराशा थी, कांग्रेस के प्रति आक्रोश था। और इसी का नतीजा है कि 75.45% अभी तक का ऐतिहासिक मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। राजस्थान की जनता को हम अभिनंदन भी करते हैं और यह हाईएस्ट वोटिंग जो हुई है इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के प्रति जबरदस्त एक तरीके से माहौल था। उनके कुराज को हटाने के लिए जनता ने मन बना लिया था और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनाने के लिए सब उत्साहित थे। हम प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं हुए उनके लिए अभिनंदन करते हैं। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि तारानगर से कांग्रेस प्रत्याशी है नरेंद्र बुडानिया। उन्होंने कहा है कि जीत का दावा करते हुए बोले कि तारानगर में कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी। साथ ही ये भी कहा कि गहलोत सरकार के विकास का मुद्दा हावी रहा है। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राठौर पर भी धन बल के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। तारानगर विधानसभा सीट पर पूरे देश की निगाह है। मतदाताओं ने वोट डाल दिया है, भाग्य ईवीएम में बंद है। कांग्रेस की ओर से नरेंद्र बुडानिया ने चुनाव लड़ा तो बीजेपी की ओर से यहां पर राजेंद्र राठौड़ मैदान में थे। नतीजा क्या होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नरेंद्र बुडानिया जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है वहां से। बुडानिया साहब, क्या दावा है आपका? देखिए, तारानगर के अंदर कांग्रेस निश्चित रूप से विजयी होगी और विजय नहीं, बहुत अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। राजेंद्र राठौड़ तो चुनाव पहले ही हार गए थे जब चुरू छोड़ा। एक नेता प्रतिपक्ष ये अपनी जगह छोड़ दे तो उसकी हार तो पहले ही हो गई। अब तारानगर के अंदर उन्होंने भाषण दिया कि मैं राजस्थान का प्रतिपक्ष का नेता हूं और मैं यहां काम कम कर पाऊंगा, राजस्थान में घूमना पड़ेगा। तो मैंने कहा राजस्थान तो बहुत दूर की बात है, अब तारानगर की गलियों में घूमना पड़ेगा आपको, दिन में नहीं रात को भी घूमना पड़ेगा आपको। तारानगर में इतने शानदार तरीके से लोगों ने चुनाव लड़ा है और लोगों ने चुनाव लड़ा है और तारानगर के अंदर ऐतिहासिक विजय होगी कांग्रेस की। और गहलोत साहब की जो
और मतदान के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जो आपको बताते चले। दरअसल विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान की आशंका जताई है राजेंद्र राठौर ने। झोटवाड़ा में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर आईडी मिलने पर फर्जी मतदान की आशंका जताई गई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में फर्जी वोटर आईडी को लेकर चुनाव आयोग सहित केंद्रीय एजेंसियों से शिकायत की बात भी कही गई है। हमारे साथ झोटवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं और जिनके सामने ये पूरे जो फेक वोटर आईडी कार्ड भी सामने आए। सर, ये फेक वोटर आईडी कार्ड किस तरीके से, कहां से आए हैं? देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश, जो नाकाम कोशिश कांग्रेस की, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने करी, यहाँ के जो अधिकारी हैं या मैं कहूँ सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने आइडेंटिफाई करा होगा कि कौन कौन यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते और फिर उनके हजारों लाखों की संख्या में इन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए और फिर दूसरे जगह से यहाँ पर लड़कों को लेकर आए और इस तरह से ये हमारे कार्यकर्ताओं ने ये पकड़े हैं सारे के सारे। ये कुछ एक तो अरेस्ट भी हुए, बहुतों को भगा दिया गया वहाँ से, बहुतों ने वोट करा होगा। ये देखिए, ये हैं सारे के सारे फर्जी वोटर आईडी कार्ड जो वहाँ पर पड़े हुए मिले। इस तरह से आप देखिए, ये कांग्रेस ने पिछले मेरे ख्याल से चुनाव की तैयारी में जनता की सेवा करने की जगह ये करा है उन्होंने। एक फर्जीवाड़े से ये चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन निश्चित तौर पे ये नाकाम है कांग्रेस वाले और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बना रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोकतंत्र पे एक हमला हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके पे एक हमला हुआ है और इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसी शामिल हैं, इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। हो सकता है कि सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किसी प्राइवेट एजेंसीज ने करा हो। और वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी का धर्म कार्ड नहीं चला और जनता ने विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को इस बार वोट किया है। प्रताप जी, क्या लग रहा है, क्या कैलकुलेशन निकाला आपने? अभी तक का जो गणित है आपको क्या होता हुआ दिख रहा है सिविल लाइन्स में? मेरा मानना है कि मैं वो आदमी जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ता था और मेरे दम पर लड़ता था, मुझे लगता था मुझे वोटर वोट करेगा और एक दिन में गणित नहीं बदलती। एक दिन पहले तक मैं यदि जीत रहा हूँ वो भी 40-50 हजार वोटर जीत रहा हूँ, तो ऐसा दूसरे दिन क्या हो गया? और अब वो हिंदुत्व कार्ड कहाँ गया? मेरे से बड़ा हिंदू कौन है? आप मुझे ये बताइए। मैं हिंदू हूँ या 100 किलो हिंदू, तो उसमें कोई सर्टिफिकेट तो अब कहाँ गए? बीजेपी वाले बिल में घुस गए। मैं लोगों को समझा रहा था ये कांग्रेस बीजेपी का लड़ाई और ये हिंदुज्म का कार्ड जो ये लेकर आए, ये 25 तारीख तक का बेवकूफ मत बनो। हर वोटर को राइट है कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट से पूछने का, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेरे लिए क्या किया है, आगे क्या करेंगे। वो तो पूछ नहीं रहा, फालतू के कामों में लगा हुआ खुद का। तो आपको लगता है बीजेपी का हिंदू कार्ड नहीं चला? यहाँ पर एन वक्त पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा और लास्ट तक हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की? वो की उन्होंने, नो डाउट, वो घर घर गए और जाके लोगों ने काम प्रताप सिंह को वोट कर, उन्होंने कितना उसको बदल पाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे लग रहा है जो 100% मैं बड़े अंतर से जीतूंगा। तो क्या सरकार आ रही है आपको लगता है कांग्रेस पार्टी की? एक आदमी ने मेरा विरोध नहीं किया, तो वही गणित ट्रेंड सब जगह एक जैसा होता है। जो सिविल लाइन्स में ट्रेंड है वही पूरे राजस्थान में ट्रेंड है। सिविल लाइन्स तो राजधानी है जयपुर की और राजस्थान की, जहां सब मुख्यमंत्री गवर्नर सब रहते हैं। मैं इतना कह सकता हूं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विन करेगी और मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप ये देख लो कि अच्छे बीजेपी। और इस बीच में डीग हादसे पर बड़ा अपडेट आपको बताते चले कि 2 लोगों के खिलाफ मामले में दर्ज हो चुका है एफआईआर, यानी कि अब पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे वाली जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बता दें कि कई दिनों से यहां पर अवैध खनन चल रहा था और अवैध खनन के चलते में मलबा गिरा और उसमें डंपर चालक की दबकर मौत हो गई। अब खनिज विभाग लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए है। मलबे में दबे वाहनों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया है। कई दिनों से यहां पर अवैध खनन चल रहा था, लेकिन तब तक कोई हादसा नहीं हुआ था, इसलिए अवैध खनन धड़ल्ले से वहां पर काम किया जा रहा था अवैध खनन का। लेकिन जब हादसा हो गया, मलबा गिर गया, कई वाहन उसके चपेट में आ गए और अभी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह डीग में वो मलबा गिरा हुआ है। वाहन को निकालने के प्रयास लगातार जारी है। एक डंपर चालक की मौत भी हो गई है 2 लोगों के खिलाफ। अब इसमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और अब खुद खनन विभाग इस पर निगरानी लगाए हुए हैं। हादसे वाली जगह बैरिकेडिंग भी अब कर दी गई है।
देखी ये सूचना कल सुबह मिली, कलेक्टर साहब द्वारा दी गई। तुरंत मैं मौके पर पहुंचा, 11:15 बजे के आसपास पहुंचकर मौका मुआयना किया और चेक किया गया। चेक करने में पाया गया कि अवैध खनन क्षेत्र था, जहां की पूर्व में भी 30 अप्रैल को हमने एक कार्रवाई की जिसमें 7,02,800 रुपए अवैध की शास्ती वसूली की गई थी। मौके पर देखा गया कि 4 डंपर और 2 पोकलेन मशीन दबी हुई पाई गई। करीब 4,000 टन के आसपास मलबा में दबी हुई थी। मौके पर एसएचओ से बात की गई थी। एसएचओ द्वारा बताया गया पहाड़ी कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और 2 को अलवर हॉस्पिटल में पर्सनल लेवल पे इलाज चल रहा है। और ये भी आपको बता दें कि डी के पहाड़ी इलाके में नांगल क्रशर जोन में अवैध खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां पहाड़ का हिस्सा गिरने से ये पूरी घटना घटित हुई। अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि डूंगरपुर के बड़ेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज पर हुए हमले के विरोध में अब उदयपुर में हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि सोमवार को राजकीय अवकाश के चलते जिला कलेक्टर के निवास स्थान पर पहुंचे और बड़ेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज पर हुए हमले पर आक्रोश भी व्यक्त किया गया। महंत पर हमले से लोगों में रोष है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इस बीच में सिरोही से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि सीएमएचओ ऑफिस में सुसाइड का मामला सामने आया है। कर्मचारी पर दबाव बनाकर चुनावी ड्यूटी कराने का आरोप लगाया गया है और इसलिए कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया। भारी ड्यूटी से तनाव में आकर कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले पीड़ित ने वीडियो भी अपना बनाया। ये वो शख्स है, ये वो कर्मचारी है जिसके ऊपर चुनावी ड्यूटी में ज्यादा प्रेशर बनाया गया और इस वजह से ज्यादा प्रेशर की वजह से इसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। और आत्महत्या करने से पहले, सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले ये शख्स ने वीडियो भी बनाया। अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी इस बात से अपना पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है, मैं बुखार में आया हूँ, बुखार में तप रहा हूँ और मेरी इलेक्शन ऑफिस में ड्यूटी है, तो भी प्रशासन कह रही है कि नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो मैं नाइट ड्यूटी करने के लिए आया हूँ ऑफिस और मैं पूरा परेशान हूँ। मेरे सर दुख रहा है, मेरी तबीयत खराब है, तो भी मैं ड्यूटी पे आया हूँ। ये गलत कदम उठा रहा हूँ तो मेरे बेटे और बेटी को मालूम होवे कि किसी के कोई विवाद नहीं, प्रशासन की जिम्मेवारी है। प्रशासन मेरे को ड्यूटी करवा रहा है, प्रशासन के एवज में प्रशासन की जिम्मेवारी है। प्रशासन की बहुत जिम्मेवारी है। इसकी कोई भी गलत कदम पर प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी प्रशासन की है। मैं गलत कदम उठा रहा हूँ तो मेरे को कोई भी ऐसा है तो प्रशासन की जिम्मेवारी, इलेक्शन ऑफिस में मेरी ड्यूटी है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़े हुए हैं। प्रतीक, सीएमएचओ ऑफिस में सुसाइड का मामला और सुसाइड करने से पहले शख्स ने वीडियो भी बनाया, प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। प्रतीक जी बिल्कुल, ये मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है और एक किसी व्यक्ति को ड्यूटी के लिए इतना यानी कि तनाव देना जिससे कि ड्यूटी से परेशान होकर अपने जीवन लीला ही समाप्त कर दे, बड़ी शर्मसार बात है। यह वीडियो जो है सिरोही के सीएमएचओ ऑफिस में तैनात जो है चतुश्रेणी कर्मचारी का है। आत्महत्या से पहले ये वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो में साफ लग रहा है कि वो मानसिक तनाव से कितना जूझ रहा है। उनके विभाग के खुद ही अधिकारियों को भी उसने बार बार निवेदन किया था। उनके परिजनों से पूछने पर भी मालूम चला कि उनके जो कर्मचारी थे वो बहुत ही मानसिक तनाव से थे और सुबह चुनाव की ड्यूटी करके आए थे और रात को वापिस सीएमएचओ ऑफिस में उनको जो है नाइट ड्यूटी के लिए लगाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि इस मानसिक तनाव के कारण ये उन्होंने जीवन लीला समाप्त की है। तो बड़ा ही संवेदनशील मामला है, लेकिन इस मामले में विभाग के अधिकारियों को पूछने की कोशिश की तो अधिकारी जो है अपने पलड़ा झाड़ रहे हैं और कुछ भी कहने से मीडिया के सामने आने रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि परिवार अब न्याय की गुहार कर रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद में जो ये सोशल मीडिया पर भी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जी प्रतीक, ये कब की घटना है?
जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये आज रात की घटना है और आज सुबह ही जो है इस व्यक्ति का जो शव जो है पुलिस ने कब्जे में लेकर जो है सब मोर्चरी में रखवाया था। सब जो है पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो उनके परिवार में है किसी सदस्य के पास में ये वीडियो जो है उनको था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है जी। और इतने संवेदनशील मामले में प्रतीक, क्या अधिकारियों से बात हुई है? क्योंकि अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी क्या बोल रहे हैं इस मसले पर? मामले को लेकर जो है अधिकारी से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी जो बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई स्टेटमेंट जारी करने से डरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लेकिन किसी यानी कि कर्मचारी के प्रेशर बना लिया कि उसको अपनी जान से हाथ धोना जो पड़ा है। लेकिन उनके विभाग के कर्मचारी जो है अब हालांकि इस मामले का जो अभी भी जांच का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जांच के बाद बिल्कुल प्रतीक, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस खबर पर सीएमएचओ साहब राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इतना बड़ा मामला आया है, एक काम का इतना तनाव कि कर्मचारी को अपना जीवन समाप्त करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी है कि पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस मसले पर। देखिए मैम, इस चीज का हमें भी दुख है, हमारा भी एक ऑफिस का है, परिवार सदस्य की तरह है और हमें भी इस चीज का दुख है, हम भी इंसान हैं। हाँ। और ऐसा कोई जो बताया जा रहा है फोर्स काम का ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 ड्यूटी होती थी सैटरडे संडे, बहुत लोग पहले से चली आ रही है। ऑफिस में मेरे बिल्कुल एकदम माहौल है, फेमिलियर माहौल है। लेकिन राजेश जी, ये जो वीडियो इस शख्स ने बनाया है, इस वीडियो को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते? नहीं, मैं सुबह वही था, मैं उनके परिवार से मिला हूँ, उनके बेटे से, उनके और भी परिवारजनों से, सबसे मिला हूँ, लगातार मिलता रहता हूँ, ऐसा कोई इशू था नहीं। लेकिन हमारे संवाददाता तो बता रहे हैं कि उनके परिवार वालों से बात किया, उनके परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि वर्क का बहुत प्रेशर था। बिल्कुल नहीं था ना, सैटरडे संडे तो ड्यूटी करता था। राजेश जी, अभी ये समझना मुश्किल हो जा रहा है कि कौन झूठ है, कौन सत्य बोल रहा है, क्योंकि जो वीडियो सामने निकल के आया उसमें वो शख्स भी बोल रहे थे कि उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत था, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड में जाकर उनके परिवार वालों से बात की, परिवार वाले बोल रहे हैं कि घर बहुत ज्यादा लोड था वर्क का, आप बोल रहे हैं कि वर्क का लोड नहीं था। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोला राजेश जी? मैम, हमारे रिटर्न में ऑर्डर है और रिटर्न में ऑर्डर में सैटरडे संडे की ड्यूटी थी उनकी, 5 दिन दूसरे ड्यूटी करते थे, वर्कलोड जैसा प्रेशर है नहीं ऑफिस में मेरे। बिल्कुल। तो राजेश जी, कोई अगर शख्स अपने परिवार को पीछे छोड़कर सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करेगा, बताइए आप मुझे। गलत है ना, हमें भी दुख इस बात का नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जो चीजें बताई जा रही है ऐसा कुछ नहीं है। सुबह में वही था, मैं स्वयं उनके बेटे से मिला हूँ, उनके परिवारजनों से मिला हूँ, सबसे मैंने बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको सिरोही से बता रहे हैं कि सीएमएचओ ऑफिस में सुसाइड का मसला आया है सामने। इस मसले में एक व्यक्ति ने मौत को गले से लगा लिया क्योंकि वर्क प्रेशर उससे हैंडल नहीं हो रहा था। शख्स की थी तबीयत खराब, लेकिन उसके बाद भी चुनाव पर ड्यूटी करने के लिए शख्स पहुंचा था और उसके बाद उसने मौत को गला लगा लिया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि ये मामला दरअसल है जैसलमेर से, जहां पर उजला गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक अनियंत्रित गाड़ी ने पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक पुरुष और महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि लोग रामदेवरा बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने जा रहे थे। समाधि स्थल से 25 किलोमीटर दूर यह हादसा घटित हुआ है। और अब खबर भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके की, जहां पर जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के औरैया की तरफ से आ रही एक स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और उसके बाद पलट गई, जिसमें करीब 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस औरैया से अहमदाबाद जा रही थी, जिसने ड्राइवर की आंखें लग गई ऐसा बताया जा रहा है और बस टकरा कर पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। आ रही थी और अहमदाबाद जा रही थी, उसमें सब सवारी भरी हुई थी। कितनी सवारी भरी थी? ये समझो 50-60 सवारी तो होगा। पूरी बस हाँ, फुल थी? पूरी सीट बुकिंग थी और गैलरी भरी हुई थी। क्या हुआ था अचानक? अचानक वो पेट्रोल टंक से निकली और इधर मालूम नहीं डिवाइडर पे चढ़ के पलट गई, कैसे पलटी। खबर प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना इलाके से है, जहां पंचायत समिति के सदस्य की संदिग्ध मौत हो जाने के बाद 4 दिन के बाद से शव मोर्चरी में रखा हुआ है।
मामले में मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही परिजनों का भी आरोप है कि 25 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं करने की मांग पर अड़े हुए हैं। दिन से ग्राम विकास अधिकारी ईश्वरलाल मीणा और वर्तमान सरपंच के पुत्र जितेंद्र ये दोनों और रकबसन तीनों पूरा दिन साथ में रहे। शाम को पार्टी सार्टी जो भी किया होगा उन्होंने पर खाना खाया साथ में, और इसके बाद वो रकबसन उसके घर पे सो रहा था। इसके बाद उन दोनों ने कि चलो अब चलें यूँ करके उनके घर से उठा के ले गए और रास्ते में जाके आए। फिर वहाँ से फिर इसने क्या किया, दूसरी गाड़ी में उसको रकबसन को वापस भेजा, घर के लिए रवाना कर दिया और रकबसन घर आते ही उसकी उल्टी के साथ उसकी मृत्यु हो गई। पहला भी ससी भी मारा आदमी लड़ाई की थी, मारा आदमी वीडियो भी बना लाया था। मन बताड़ियो तो वीडियो बना लाया थे कई काम। और इस बीच में झुंझुनू से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि नवलगढ़ विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी पर एक और मामला दर्ज हुआ है। दरअसल डॉक्टर राजकुमार शर्मा सहित 5 अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। मारपीट और SC/ST की धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो मारपीट में SC/ST में मामला दर्ज किया गया है। एक और मामला दर्ज हुआ है। झुंझुनू से बड़ी खबर बता रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा सहित 5 अन्य के खिलाफ ये नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। तो नवलगढ़ विधायक पर मारपीट पर मामला दर्ज हुआ है। मारपीट के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। नवलगढ़ विधायक के साथ 5 और लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ मारो राजस्थान में अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान।